गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मोतीराम जी, जी सर। आप चित्तौड़ से हैं? जी सर। राजस्थान में चित्तौड़ का नाम लेते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? सर सबसे पहले राजस्थान का गौरव और भक्ति और शक्ति आता है सर। ये तो आप ये बताइए, दोनों का ही वर्णन कर दीजिए विस्तार से। शक्ति और भक्ति का प्रतीक है चित्तौड़। भक्ति का तो कैसे, और शक्ति का कैसे? सर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मीरा ने यहाँ पे मध्यकाल में भक्ति की अलग जगाई थी, जब महिलाओं का पर्दे में रहना राजकीय जो वंश था उसके अंदर सर महिलाएं पर्दे में रखी जाती थी, किंतु मीरा ने एक भक्ति की मध्यकाल में अलग जगाई थी सर। मीरा ने भक्ति की अलग तो जगाई, लेकिन मीरा के पद चिन्हों पर कितनी और महिलाएं राजस्थान में चली थी? विस्तार से बताइए। सर मीरा के अलावा जो दयाबाई, सहजोबाई हाँ। और जो ये सर भक्ति काल में महिलाएं हुई है जिन्होंने महिला के मीरा के पद चिन्हों पर चलते हुए सर उन्होंने भी भक्ति मार्ग को अपनाया। मीरा विश्व इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन मीरा के बाद भी जौहर होते रहे और सती भी होती रही। क्या जी आज सर। मीरा की प्रासंगिकता है? जी सर, बिल्कुल प्रासंगिकता है। कैसे, बताइए। सर मीरा ने जो एक भक्ति मार्ग को अपना के और एक मार्ग बनाया था, उस मार्ग पे अनेकों अनेक महिलाएं भी चली है अच्छा। और उन्होंने अन्य महिलाओं के लिए सर भक्ति को बहुत सुगम बना दिया है। आपने बीए में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लोक प्रशासन सब्जेक्ट रखे थे, जी सर। और आपने एमए में इतिहास विषय चुना था। जी सर। मॉडर्न इंडिया जो है, जी सर। इसकी शुरुआत आप कहाँ से मानते हैं? सर जब यूरोपियंस का आगमन हुआ था भारत में, तब से ही सर माना जाता है। वैसे इसकी कोई फिक्स वो समय सीमा नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है कि जब यूरोपियंस का आगमन हुआ और उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे वो कमजोर होते गए और अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, उस दौरान से ही सर मॉडर्न इंडिया की समय सीमा मानी जाती है। तो क्या कोलंबस भारत आना चाहता था या नहीं? सर कोलंबस किसी दूसरे द्वीप को खोज रहा था और इस दौरान उसको भारत का पता लग गया। तो भारत में कोलंबस आया या वास्को डी गामा? सर सॉरी सर, मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? चलिए। भारत में जब यूरोपियनों का आगमन हुआ था, जी सर। आप कंपनियों का एक क्रम बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब आई, किस तरह से आई थी? क्रम से एक बार जी बताइए। सर। बोलिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे सर, हाँ। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, हम्म। फिर डेनिश आए थे, हम्म। और इसके फिर बाद? फ्रांसीसी आए थे। तो जब यूरोपियंस आए थे, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो ये सभी चारों कंपनियां भारत में या अन्य देशों में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहती थी, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। वो दो कारण बताइए जिससे ब्रिटिश कंपनी को सफलता मिली थी। सर जो फ्रांसीसी थे वो एक सरकारी कंपनी थी, तो अच्छा। उसमें कर्मचारी जो थे उनका उनका फोकस
इसी चीज पे विलासिताओं पे और ऐसी चीजों पर रहता था, जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सर, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो उसने प्रोफेशनली अपने बिजनेस के विस्तार पर ध्यान दिया। महात्मा गांधी के बारे में तो आपने पढ़ा है। जी सर। महात्मा गांधी अफ्रीका क्यों गए थे? सर वो एक दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के सिलसिले में अफ्रीका गए थे। क्या वो केस में सफल रहे? जी सर, बिल्कुल रहे। गांधी अफ्रीका कितने दिन रहे थे? सर लगभग 1995 में या 94 में गए थे, मुझे सर एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ हाँ। 10 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे थे। अच्छा अच्छा, तो गांधी जी जब भारत आए थे समय जी सर। हमारे 1915 के आसपास देश का जो राजनीतिक स्वरूप था उसके जी सर। बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या स्थिति थी 1915 के आसपास? सर उस टाइम जो कांग्रेस और कांग्रेस है वो लगभग दो भागों में बटी हुई थी, गरम दल और नरम दल के रूप में। अच्छा। तो और कांग्रेस को एक तरह से अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही थी, और महात्मा गांधी ने जैसे ही आके और बहुत अच्छे से सर लीड किया कांग्रेस को। महात्मा गांधी के भी कोई राजनीतिक गुरु रहे हैं क्या? सर गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नारोजी दोनों की विचारधारा समान थी या भिन्नता थी? सर मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं इसको पढ़ूंगा वापस। इस समय कोरोना अपने चरम पे चल रहा है भारत में। जी सर। जी सर। तो इस समय बेसिकली दो चीजों की ज्यादा किल्लत सुनाई पड़ रही है, एक ऑक्सीजन जी की सर। कमी और दूसरा एक इंजेक्शन है, दवा। ठीक है, तो उस इंजेक्शन का नाम बता सकते हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है? सर ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी काफी सर कर रही है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसको भारत में बनाया जा रहा है या कहीं बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। अच्छा, आप भारत की दो तीन दवा कंपनियों के नाम बताएंगे? जी सर। बताइए। सन फार्मा कंपनी है हम्म। सर, रेडीज के नाम से कुछ कंपनी है, मैंने सुना है सर। अच्छा, ये बताइए, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जी सर। लेकिन अभी आपने कल देखा होगा कि मतगणना रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जी सर। तो कोरोना तेजी से फैल रहा है, तो जी मतगणना सर। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। तो ये जी सर। क्या कोर्ट के व्यवहार में विरोधाभास नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने अपना एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, और उन्होंने बकायदा जितनी भी कोविड गाइडलाइंस है उनकी पालना करते हुए मतगणना के लिए सर शपथ पत्र पेश किया है, तो इसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। अच्छा, अभी हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसकी कल मतगणना हुई? सर अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनकी कल मतगणना हुई। अच्छा, तो वेस्ट बंगाल में जी सर। किसकी सरकार बन रही है? सर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा का नाम क्या है? श्रीमती ममता बनर्जी। आपने सुना होगा कि अभी ममता बनर्जी जी चुनाव हार गई, तो ये चुनाव, इनका चुनाव क्षेत्र कौन था और किसने इनको हराया है? सर जो शुभेंदु अधिकारी थे उन्होंने इनको हराया है नंदीग्राम से।
मोतीराम जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। जो कोरोना है ये वायरस है या बैक्टीरिया है? मैम ये वायरस है। मुझे बताएंगे वायरस सजीव होता है या निर्जीव होता है? ये वैसे निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही सजीव के कांटेक्ट में आता है और ये अपने गुण दिखाना शुरू कर देता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। जी जी। तो आप मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि सजीव से मिलता हो और कोई एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि निर्जीव से मिलता हो। जो भौतिक वस्तुएं होती है उन पर जब ये रहता है, जब उन पर कोई प्रभाव नहीं करता है, लेकिन जैसे ही मानव शरीर में प्रवेश करता है और वो व्यक्ति के फेफड़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, आपको कृषि में रुचि है। जी। फसलें कितने प्रकार की होती हैं? खरीफ की फसल, रबी की फसल और एक तीसरे प्रकार की भी फसल होती है, आप बताइए मुझे उसे क्या कहते हैं? एक तीसरे प्रकार की और जायद की फसल होती है जिसको गर्मी के मौसम में बोया जाता है। जायद की फसल में कौन कौन से प्लांट्स, मतलब कौन कौन से पौधे फसलें बनाई जाती हैं, रोपी जाती हैं, बताएंगे? उसमें एग्जाम्पल जायद फसल। पशुओं के लिए बरसीम बोई जाती है, रिजका बोया जाता है, तरबूज बोए जाते हैं, खीरा बोया जाता है, इस तरह की फसलें बोई जाती है। अच्छा, तो ये जो करेले होते हैं या बॉटल गॉर्ड जिसे हम लौकी कहते हैं, ये जायद की फसल में आते हैं या खरीफ की फसल में? मैम जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ये 12 महीने चलने वाली फसल है, जिसको कभी भी बोया जा सकता है और ये चलती रहती है। केसर फ्लावर के कौन से पार्ट से मिलता है? जो हम केसर खाते हैं वो फूल के कौन से पार्ट से मिलता है? अभी मैम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है लेकिन सॉरी मैम। कोई बात। आरएस मेंस में 4 पेपर होते हैं और करीब करीब आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जी सर। तो आपके बीए में पब्लिक एड रहा है और पब्लिक एड अपने लोक प्रशासन आरएस में भी है, तो लोक व्यवहार और लोक प्रबंध क्या अंतर जी है? सर। सर जो लोक प्रबंध है वो सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी विषय के लिए सार्वजनिक हितों के लिए जो प्रबंधन किया जाता है उसको लोक प्रबंधन कहते हैं। लोक व्यवहार है वो सर जो जनता का व्यवहार है प्रशासन के प्रति, उसको कहा जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, शासन और प्रशासन जी सर। दोनों एक ही बात है या अंतर है? सर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बताएंगे। दोनों के उद्देश्य एक ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है सर। अच्छा। जो शासन है वो नीति निर्माण का काम करता है, प्रशासन उसको लागू करने का काम करता है। वहीं जो शासन होता है वो सर अस्थायी प्रकृति का होता है और प्रशासन होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है। आरएस में तो हिंदी का और अंग्रेजी का पेपर भी होता है ना? जी सर। हिंदी में आपके संक्षिप्तीकरण और वृद्धिकरण टॉपिक है क्या? जी सर बिल्कुल है। दोनों में क्या अंतर है? संक्षिप्तीकरण क्या है और वृद्धिकरण क्या है? संक्षिप्तीकरण सर किसी भाव को बहुत कम शब्दों में लगभग 1/3 शब्दों में समेटने को कहा जाता है, जबकि वृद्धिकरण किसी सूक्ति या किसी कथन का लगभग 100 से 150 शब्दों में मांग के अनुसार उसका एलोब्रेशन किया जाता है सर। चलिए, तो आपसे दर्शन शास्त्र में और कुछ सवाल करना चाहता हूं मैं। जी सर। आपके नीति शास्त्र सब्जेक्ट रहा है जो आरएस में भी है। जी सर। नीति शास्त्र में बेंथम और मिल जी सर। दोनों को जानते हो? जी सर बिल्कुल। मिल और बेंथम दोनों में कोई एक अंतर बताइए। सर सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, दोनों उपयोगितावादी के समर्थक थे। अच्छा, चलिए, तो ये बताएंगे कि गीता में कर्तव्य के बारे में क्या कहा गया है?
सर, कर्तव्य के बारे में निष्काम कर्म की अवधारणा के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को जब अपने कर्म करते समय उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, गीता में बताया कि कर्म जो व्यक्ति करता है उसे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, तो फिर कर्म करेंगे कैसे? सर, उसमें ये कहा गया, उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सर। उसमें ये कहा गया कि अगर व्यक्ति फल के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसका कर्म प्रभावित होगा, और वो अच्छा। निष्काम कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति होगी, और उसे फल के बारे में हमेशा नहीं सोचना चलिए, चाहिए। तो एक अंतिम सवाल और बताइए, कर्म जी सर। कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, पढ़ूंगा इसके बारे में। आपकी हॉबी है कृषि यंत्रीकरण हेतु प्रयोग करना। कृषि में आप क्या जी प्रयोग सर। करते हैं? सर, अभी हाल ही में मैंने जो डोडे से अफीम लेने का एक यंत्र बनाया है, उसमें हाँ। अफीम काफी खराब हो जाती थी। उसको लेके सर मैंने यंत्र बनाया, लगभग 1000 की तादाद में बनाए हैं। उससे अच्छा, सर काफी किसानों को लाभ हुआ है। दूसरा सर, मैंने निराई गुड़ाई के लिए एक यंत्र बनाया है। तो ये यंत्र आपने कैसे बनाए? मतलब कहीं आपने प्रशिक्षण लिया था या फिर आईटीआई किया, क्या किया था आपने ऐसा? सर, मैंने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कपासन से 2 वर्ष का फीटर ट्रेड में आईटीआई किया। उसके बाद एक कंपनी में 10 साल अपनी सेवाएं दी है, तो उस नॉलेज का मैं उपयोग कर पाता हूं सर। चलिए, तो लास्ट सवाल ये और बता दीजिए, कृषि में यंत्रीकरण किसे कहते हैं? कृषि कार्यों को करने के लिए सर यंत्रों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। एक श्रमिक काफी कम मेहनत से बहुत अधिक कार्य कर पाता है यंत्रीकरण के माध्यम से। ओके, थैंक यू वेरी मच।